लेकर के खास शो बातचीत। हमारा आज का विषय है कि मोदी सरकार के 6 साल कितने हुए कमाल। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है ममता काले जी। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, साथ ही यह जानी मानी टीवी पैनलिस्ट भी है। द जनता में मैम आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हर्ष। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आपकी सरकार ने 6 सालों में वह 6 काम बताइए कि अगर आज के दिन पर चुनाव हो तो वह 6 काम लेकर के वह लोगों के बीच में जाए। हर्ष, जहां तक माननीय मोदी जी की सरकार के केवल 6 कामों का प्रश्न है जो 6 सालों में उन्होंने किया, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है बताना, क्योंकि 6 नहीं आप बोले तो मैं 6000 काम आपको गिनवा सकती हूँ और उसके बाद भी गिनती जारी रहेगी। मैं ये मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो 6 साल हिंदुस्तान को माननीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व के दिए हैं, वो भारतवर्ष की राजनीति के बहुत ही स्वर्णिम काल रहे हैं। और इन 6 सालों में भारतवर्ष के प्रत्येक तबके के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसान हो, सैनिक हो, हर एक के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। कुछ कामों को मैं आपके सामने गिनाना चाहती हूँ। उन्हीं कामों की श्रृंखला को आरंभ करते हुए जो सबसे पहला काम है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, वो था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का कार्य इस सरकार ने किया। ये वो लोग हैं हर्ष, जिनको कभी भी किसी सरकार ने इससे पहले 500 रुपए तक देने की बात नहीं करी स्वास्थ्य के लिए। आज वो लोग अपना 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड दे करके अपनी जो कोई भी उनको क्रॉनिक बीमारी हो, नॉर्मल बीमारी हो, उसका इलाज करवा सकते हैं। खर्चा सरकार देती है। उसके बाद जो सबसे दूसरा आवश्यक काम जो किया गया है पिछले 6 सालों के अंतराल में, वो था जनधन योजना। जनधन योजना के तहत जो थे वो 60 करोड़ लोग, जिनकी कभी किसी ने कोई चिंता नहीं करी, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं थे, उसमें ऐसे 31 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या हुआ, क्या फायदा है बैंक अकाउंट खोलने का? तो फायदा ये हुआ है हर्ष कि जो बेनिफिट्स, जो मॉनेटरी गेन्स, जो बेनिफिट जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को, गरीब लोगों को दिए जाते थे, वो कांग्रेस आदि की सरकार में बिचौलियों के माध्यम से दिए जाते थे। और वो बिचौलिए क्या करते थे, उस पैसे को खा जाते थे, उन लोगों तक नहीं देते थे। पर अब जब ये अकाउंट खुल गया है जनधन के तहत, वो पैसा डायरेक्ट सरकार से उन 31 करोड़ लोगों, 60 करोड़ लोगों के पास जा रहा है। उसके बाद बात करूंगी उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 8 करोड़ परिवारों को गैस के कनेक्शन दिए गए। ये वो महिलाएं हैं दूर दराज गांव में बैठी हुई, जिनको हमेशा से चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए उनकी आंखें कमजोर, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पार्टी सरकारों ने आंसू दिए हैं। और इसके अलावा 2.5 करोड़ परिवारों को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के कनेक्शन भी दिए हैं। स्वच्छ भारत योजना के तहत हमारी उन बहनों को 10 करोड़ शौचालय बना करके दिए माननीय मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, जो हर्ष सुबह 4 बजे और 3 बजे उठ के उनकी ये चिंता होती थी कि शौच के लिए जाना है और ऐसी जगह जाना है जहां हमें कोई देख ना पाए। अगर वो उस अंधेरे में नहीं जा सकती थी तो या तो वो अपने मल को रोक के रखती थी और कई बीमारियों का शिकार होती थी, और अगर कभी उजाले में जाती थी तो उनके साथ कोई ना कोई अपराध होता था, इसलिए वो ग्रुप और झुंड में जाती थी। उसको ध्यान में रख के 10 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय घरों में बनाए गए और आज इस बहुत बड़ी समस्या से, दुखदायी समस्या से महिलाओं को निजात दिलाई गई। पीएम आवास योजना में 2.5 करोड़ लोगों को घर दिए जा चुके हैं और 5 करोड़ लोगों को अभी घर और देने हैं। उसके बाद आती हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा। हम सब जानते हैं कि आज अगर हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं, आराम से बैठे हुए हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो वो है उन वर्दीधारी लोगों की वजह से है। वो है माँ भारती के उन सच्चे सपूतों को की वजह से, जिनको हम हिंदुस्तान का सैनिक कहते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, उनमें जो लोग जब उन सरहदों पर तैनात रहते हैं, आतंकियों की, दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, और वहीं सरहदों पे नहीं, अंदर भी जब कोई आपदा आती है, अभी आप चाहे कोई भी कोई साइक्लोन आ रहे हैं हमारे देश में, तो हमारी सेनाएं ही जाकर के रक्षा कर रही हैं। इवन कोविड के समय पे दवाइयां इधर से उधर ले जाना, ये भी हमारी सेनाएं कर रही हैं। किंतु इन सेनाओं के बारे में माननीय मोदी जी से पहले कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं सोचा।
और तो और आप सोचे जिन लोगों ने हमारे लिए अब इस देश के लिए जान दे दी, जो हिंदुस्तान पर शहीद हो गए, माँ भारती के जो पुत्र जो हैं हिंदुस्तान के लिए मर गए, शहीद हो गए, उनके लिए 1 इंच ऐसी जमीन नहीं दी गई कांग्रेस की सरकार के द्वारा जहां पर उनके नाम लिख करके उनका वॉर मेमोरियल बनाया जाए। वो कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहली बार बनाया गया और हमारे सारे शहीदों के नाम आज वहां पर लिखे हैं ताकि हम सब वहां पर जाके उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। सोनिया गांधी जी से जब वॉर मेमोरियल बनाने की बात की गई तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि इससे इंडिया गेट की सुंदरता खराब हो जाएगी। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन की बात जो है उन्होंने जो बंद कर दी थी, 1 रैंक 1 पेंशन माननीय मोदी जी ने दिया, सीडीएस की नियुक्ति करी और हमको जो है इंटरनेशनल फोरम में खासतौर पे पाकिस्तान और जो आतंकी जितने भी आतंकी लोग हैं, आतंकी सरगने हैं, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ये लगता था हर्ष कि हिंदुस्तान पर कितने भी आतंकी हमले कर लो ये कुछ नहीं करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे या पाकिस्तान के जो ये एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, इनको अपने देश में लाना बंद कर देंगे, इनकी बाकी कोई भी साथ नहीं है। किंतु माननीय मोदी जी ने जब उरी पर अटैक हुआ, जब बालाकोट पर अटैक हुआ, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके उन आतंकियों को, उन बुजदिलों को यह बता दिया कि ये नया भारत है, अगर तुम मेरे लोगों को मारोगे, मेरे फौजियों को मारोगे तो मैं ईद का जवाब पत्थर से दूंगा, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी छाती में मिसाइल ठोक के, गोली ठोक के तुमको मार डालूंगा। तो ये पॉलिटिकल विल की बात है जो माननीय मोदी जी ने दिखाई। अगर यही पॉलिटिकल विल 2008 में जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, उस वक्त दिखा दिया होता सरकार ने, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि इतने लोग हिंदुस्तान के अंदर दोबारा मारे जाते। अब अगर पिछले 1 साल के कामों की बात की जाए तो उसमें मेरे को जो सबसे शुरुआती दौर में जो काम हुआ था, गरीब कल्याण योजना के तहत जो था जल शक्ति मंत्रालय का को बनाया गया था और उसमें बोला गया था कि 2022 से 24 तक जो है हर घर में स्वच्छ जल मिलेगा, वो भी डायरेक्ट नल के माध्यम से। कांग्रेस की सरकार ये बोलती रही कि हमें किसानों की चिंता है, हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, कभी उन्होंने किया नहीं। किंतु माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ डाले हैं और इसके अलावा जो बाकी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है। और उससे सबसे बड़ी बात जो हम सब ने देखी, आप ये बताइए, मैंने अपने जीवन काल में नहीं सोचा था कि भारतवर्ष के अंदर से मेरा मुकुटमणि जो जिसे हम कहते हैं, हमारा जम्मू और कश्मीर, वहां से धारा 370 और 35A कोई हटा पाएगा। हमारा ऐतिहासिक जो गलती नेहरू जी ने जो करी है, जो हमारा इंटरनल मैटर था, और उस धारा 370 और 35A के चलते वहां का जो युवा है उसको आतंकी बना दिया गया, वहां पर महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, वहां पर वाल्मीकि समाज के साथ दुराचार हुआ, हिंदुस्तान से जो है उसको काट करके अलग रखा गया, मुख्य धारा में नहीं रखा गया। ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी धारा 370 को खत्म करके भारतवर्ष को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करने का एक काम किया माननीय मोदी जी की सरकार ने, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने, और भारत को सही मायनों में अखंड भारत बनाया है। हर्ष, बहुत बड़ा काम जो किया था वो किया था, आपको भी याद होगा कि मुस्लिम समाज में हमारी जो बहनें हैं उनके साथ जो है इस्लाम के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया जाता था, इतना बुरा व्यवहार किया जाता था कि अगर पति को पत्नी की शक्ल पसंद नहीं आती 6 बच्चे पैदा करने के बाद और 10 साल 15 साल रहने के बाद उसको लगता है ये पत्नी अब मेरे लायक नहीं है, तो अपना मोबाइल उठाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, तलाक 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 लिखो और पत्नी को अपने जीवन से खत्म कर निकाल दो। ऐसे ट्रिपल तलाक जैसे कानून को हटा करके मुस्लिम बहनों की जो उनकी जो हक था, उनका जो सामाजिक, उनका जो एक शोषण किया जा रहा था, उसको खत्म करके ट्रिपल तलाक को खत्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को उनका हक दिलाया गया। सीएए कैब को जो है सीएए बनाया गया और जो परसिक्यूटेड धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज 3 इस्लामिक नेशंस में परसिक्यूट होकर के हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी थी, 31 दिसंबर 2014 तक उनको हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात करी। हालांकि उसको बहुत पॉलिटिसाइज किया गया, उसके नाम पर दंगे कराए गए, उसके नाम पर नरसंहार कराया गया।
सीएए पे अब आपने चर्चा कर ही दी है, इस पे एक मेरा सवाल था ही, तो मैं साथ ही जी पूछ लूं। बोलिए। जी पूछिए। सीएए के ऊपर जो एक कम्युनिटी है जिसको, या आप कह रहे हैं कि उसको बरगलाया गया है, उनको गलत बताया गया है, कानून में वैसा नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, तो आखिर क्यों नहीं सरकार एक अपना पैनलिस्ट भेजती है उनके बीच में, जो उनको जा करके समझाए कि हाँ इसमें आपकी नागरिकता नहीं जाएगी? क्यों नहीं हमारे जो संचार के मिनिस्टर है वही क्यों नहीं, या प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम हर बात पे, हर मुद्दे पे आकर के वो एक राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं? 3 महीने तक दिल्ली भी जला और तमाम प्रदर्शन होते रहे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आकर के एक बार कहते कि नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या वजह है? हर्ष देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त जिस समय कैब को सीएए बनाया गया था, सबसे पहली बात ये है कि जब कैब जो है सीएए बना था, ये दोनों सदनों में पास हुआ था, लोकसभा जी और राज्यसभा में। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए का बहुमत नहीं है ना, उसके जी बावजूद बाकी जो पार्टीज हैं उन सब ने इसके समर्थन में वोट किया और उसके बाद ये कानून बना। अगर बाकी जो जिन लोगों ने सड़कों में आकर के दंगे किए, जिन्होंने सीएए का धरना बिठाया, अगर उन लोगों को ये गलत लग रहा था तो इसको कानून बनने ही क्यों दिया गया? इस विषय जी पर पूरी चर्चा की गई संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक एक चीज पर बात की गई और उसके बाद ये कानून पास हुआ। किंतु इनके इंटेंशंस खराब थे। ये जो है केवल ये चाहते थे कि माइनॉरिटीज को बरगलाया जाए, इस देश को जी बर्बाद किया जाए और इंटरनेशनल फोरम पे हिंदुस्तान जो विकास से विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, उसकी इतनी अच्छी छवि हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी धमक बन रही है, हम सुने जा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, चाहे वो इस्लामिक पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लेफ्ट की जितनी भी पार्टीज हो और चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, और इन सब ने मिलकर उसके बाद बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब किया। जहां तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, संचार मिनिस्टर जी का कहने का बात है, मैं आपको बताती हूँ, हर फोरम से, हर चैनल से, हर अपनी रैली से उन्होंने हमेशा ये बोला है और साफ शब्दों में बोला है, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की सीएए के तहत कोई नागरिकता नहीं जा रही है। आपका जी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है ये जिद जो बिना बात में आप लोग लेकर बैठे हो, इसको लेकर के घर जाओ और इस शाहीन बाग का जो धरना है उसको खत्म करो। किंतु शाहीन बाग का धरना एक फेज था हर्ष, उसके पीछे साजिश थी वो दंगे करवाने जो दिल्ली के अंदर हुए, जो सुनियोजित तरीके से हुए, जो ताहिर लेकर आए, जिनके पीछे 2-2.5 महीने का बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान को जलाया गया, कि दिल्ली को जलाया गया। तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं बताया गया था, इनको एक एक चीज बताई गई थी, पर इनके इंटेंशंस गलत हैं। इन्होंने कभी भी भारत को अपना देश नहीं समझा है, इन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की बात की है हर्ष। और आज जब एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हिंदुस्तान से हर उस गलती को, हर उस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, तो इनको आज तकलीफ हो रही है। आज अमेरिका जल रहा है, अमेरिका में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है, और जिस बिल्कुल। तरीके से उस काले व्यक्ति की हत्या हुई वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु उसके अंदर जो जिस तरीके के एजेंडा बना करके भारत के अंदर जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, कह रहे हमें भी भारत में वैसा ही करना है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इस तरीके की रिपोर्ट्स मिली है, तभी वहां शाहीन बाग में भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई। तो इसको आप जी किस तरीके से देखती हैं? देखिए, दोबारा से इसे कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम ये देशद्रोहियों को यहाँ पर रखा क्यों है। राना आयूब, उमर अब्दुल्ला, इन सब ने ट्विटर पे जाके, और बाकी लोगों ने भी, कई तमाम जो लोग हैं जो अपने आप को क्या सूडो लिबरल्स हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा लिखे लिबरल कहते हैं, उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान को भी जो है अमेरिका की तर्ज पर दंगे करने चाहिए और जलाना चाहिए। आप ये मुझे बताइए कि वहां पर जो समस्या है उसको आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। आपके इंटेंशंस क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि साम दाम दंड भेद से देश को बरगला के, एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करके देश में आगजनी कराई जाए, दंगा कराया जाए, ताकि आपकी राजनीति चले। यही एग्जैक्टली वहां पर भी हुआ अमेरिका में। देखिए, वो जो अफ्रीकन अमेरिकन था उसकी जो मृत्यु थी वो गलत थी,
किंतु जो जो बिल्कुल जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने जो वो शुरू किया था वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन वहां पर भी जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने वो पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया हर्ष, और उसके बाद जो है वहां पर दंगे आदि करने आरंभ कर दिए। और उसी तर्ज पर यहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, यहाँ के जो देश विरोधी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी हरकतें हो जो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैम अगला आते हैं अभी जिससे पूरा विश्व परेशान है, कोरोना। क्या आप मानते हैं कि कोरोना से लड़ने में मोदी सरकार सफल हो रही है? क्या वो कदम उठाए जा रहे हैं जो उठाने चाहिए थे? अगर हाँ, तो भी आज आंकड़ा क्यों 2 लाख के पार पहुंच चुका है? देखिए बिल्कुल ये आज का ज्वलंत विषय है हर्ष। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि मैं आज बहुत खुश हूं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इस महामारी के समय पर मैं हिंदुस्तान के अंदर हूँ। मैं हिंदुस्तान में एक सुरक्षित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी रही हूँ। जब जो है पूरे विश्व के अंदर जो आंकड़ा है कोविड पॉजिटिव लोगों का, वो 15 लाख 20 लाख ऐसे 10 लाख पार कर चुका है, और जो मृत्यु दर है वो जो है बहुत हाई चला गया है, लाखों में मृत्यु हो गई है। और विकसित राष्ट्रों की बात मैं कर रही हूँ, तब हमारा मृत्यु दर सबसे कम है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 48-49% पर है, 50% के आसपास है। तो ये हमारी विक्ट्री है। और इस चीज ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, WHO ने तारीफ करी है, विश्व के हर विकसित राष्ट्र ने इस चीज की तारीफ करी है कि जिस तरीके के कदम माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उठाए, अगर हर राष्ट्र उठा लेता तो उनके यहाँ इतने लोग ना मरते या इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ था। अगर हम समय पर लॉकडाउन नहीं करते तो आज हमारे यहाँ लाखों की संख्या में मृत्यु हो चुकी होती, और न जाने कितने लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके होते। आप देखिए ना, जब से अनलॉक शुरू हुआ है, मैं दिल्ली का ही आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी हर्ष। दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ खोलूंगा क्योंकि मेरे राजकोष खाली हो गए, मेरे पास पैसा नहीं है लोगों को तनख्वाहें देने के लिए। उन्होंने दिल्ली में सारी दुकानें आनंद फानंद में खोल डाली। और आज अगर आप स्थिति देखें तो दिल्ली के अंदर अभी पिछले 24 घंटों में 25 मौतें हुई हैं, जो रेट बहुत हाई है। और उसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1330 पॉजिटिव केसेस आए हैं, महाराष्ट्र से भी ऊपर, महाराष्ट्र के 1150 और हमारे 1330 केसेस, यानी कि हमने उनको भी क्रॉस कर दिया है। ये हालत है कि डॉक्टर्स जो है, हॉस्पिटल जो है, कोविड के पेशेंट्स को ले नहीं रहे हैं। ये लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ राजस्व के पीछे भागेंगे, लोगों की चिंता नहीं करेंगे, तो यही होगा। और अगर मोदी जी ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया होता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने ना पहले लोगों की चिंता करी, जो बहुत ज्यादा आवश्यक थी। जहां से आप बात कर रही हैं अभी, ईश्वर की कृपा है आप सुरक्षित हैं। उसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2019 का जो चुनाव है हेल्थ और शिक्षा के बल पे जीता था। आज कोरोना काल ने एक तरह से उनकी पोल खोल के रख दी है, और आज जो है वो कह रहे कि हम बाहरियों का इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। तो ये क्या केजरीवाल जी का छलावा है? देखिए, केजरीवाल जी का क्या काम है ना हर्ष, मैं बताती हूँ। ये जो है इनका ये काम है, ये इन्होंने जो है ना गुरिल्ला वॉरफेयर जो है बड़े ध्यान से पढ़ी है। ये छापा मारते हैं और निकल जाते हैं, ये इनका काम है। ये एक नंबर के झूठे मक्कार जो है, दिशा विहीन मुख्यमंत्री हैं। हमारी गलती हो गई दिल्ली वालों की, पता नहीं क्यों बुद्धि मारी गई कि फ्री के चक्कर में इनको वोट दे करके, इनको इतना बड़ा मैंडेट दे करके ले आए और आज भुगत रहे हैं। मैं इनसे बार बार कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। पहली बात ये है कि दिल्ली ये कहते हैं कि दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का व्यक्ति, कौन सा दिल्ली का व्यक्ति? दिल्ली के अंदर जो भी लोग आए हैं वो विभिन्न राज्यों से जो है काम करने, पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए आए हुए हैं। दिल्ली का कोई व्यक्ति नहीं है। दिल्ली जो है पूरे हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की राजधानी है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि दिल्ली का व्यक्ति और दिल्ली से बाहर का व्यक्ति? मैंने इनको ये पूछा था, इनके एमएलए को, आज दिन में भी मेरी इनसे वार्तालाप हुई थी। मैंने पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं सिर्फ दिल्ली का व्यक्ति, तो दिल्ली के अंदर अगर कोई टूरिस्ट फंसा हुआ है, या दिल्ली के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हुए हैं बाहर से, उनके पास तो ना दिल्ली का आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है, तो आप उनको दिल्ली का मानेंगे नहीं। और उनको कोविड हो गया तो आप उनको इलाज नहीं देंगे, उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये क्या आपकी नीति है? दूसरी इनकी देखिए चालाकी, देखिए आप
आज ये कहते हैं ये डॉक्टर्स के पीछे पड़ गए हैं, ये श्री गंगाराम हॉस्पिटल पर एफआईआर करके बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर्स को जो आज हमारे सेवियर्स हैं जो हमें बचा रहे हैं उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनको बुरी बातें बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और अपने दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के पास, दिल्ली राज्य सरकार के पास अपने 36 हॉस्पिटल हैं अर्ज, 36 हॉस्पिटल, और 36 हॉस्पिटल्स में से इन्होंने केवल 5 हॉस्पिटल्स को कोविड के लिए रखा हुआ है। बाकी हॉस्पिटल्स क्यों रखे हुए हैं अपने पास, क्यों रखे हुए हैं? पूरे 36 के 36 हॉस्पिटल तुम कोविड हॉस्पिटल में